नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। प्रश्न नंबर 51 है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आंसर है मुंबई में। पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। क्वास जी डाबर ने मुंबई में पहली आधुनिक मिल शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने ईमान कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया था? तो भू राजस्व रहित जागीरों की जांच हेतु लॉर्ड डलहौजी ने ईमान कमीशन का गठन है ना किस लिए हुआ था? भू राजस्व रहित जागीरों की जांच हेतु। इसका उद्देश्य उन जागीरों को जब्त करना था जिनके स्वामियों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। प्लासी का युद्ध क्षेत्र वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। सहायक संधि के तहत मैसूर के साथ संधि किस वर्ष की गई थी? ये 1799 में। सहायक संधि में मैसूर के साथ 1799 में। हैदराबाद के बाद मैसूर 1799 में से स्वीकार किया। ब्रिटिश नीतियों के कारण किसानों का ऋणग्रस्त होना किस व्यवस्था का मुख्य दोष था? तो ये था रेतवाड़ी का। कठोर लगान वसूलने के कारण किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। रॉबर्ट क्लाइव को सवर से उतरा हुआ सेनापति किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा था कि ये स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति है? किसने कहा था? विलियम पिट ने। उसकी सैन्य सफलताओं के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने यह उपाधि दी थी। बक्सर युद्ध के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था। बक्सर युद्ध के समय इंग्लैंड का शासक था जॉर्ज तृतीय, जिसका टाइम पीरियड 1760 से 1820 तक था। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? यानी जो यूपीएससी है उसका जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा को संगठित किया और भ्रष्टाचार रोकने के लिए वेतन वृद्धि की थी। मालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता होल्ट मैकेंजी ने अपना प्रस्ताव है कब प्रस्तुत किया था? 1819 में। मालवाड़ी व्यवस्था, जिसमें माल पूरे गांव को माना जाता था, तो ये व्यवस्था है वो शुरू कब की थी? 1819 में। 1819 के प्रस्ताव के आधार पर 1822 का रेगुलेशन 7 पारित हुआ था। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, रेगुलेशन 7 था ये। अंग्रेजों ने भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन को किस क्षेत्र में हतोत्साहित किया था? तो बंगाल में किया था। कच्चे रेशम को क्या किया था? हतोत्साहित किया था। तो बंगाल के रेशम कारीगरों को मजबूर किया गया कि वे केवल अंग्रेजों के लिए ही काम करें। डलहौजी की हड़प नीति के विरुद्ध सबसे पहले प्रबल विरोध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अवध में। यानी डलहौजी लेकर आया था हड़प नीति, उसका सबसे पहले विरोध हुआ था कहाँ पर? अवध में। अवध का विलय न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सैनिक दृष्टि से भी विस्फोटक सिद्ध हुआ। दीवानी और निजामत के कार्यों को अलग करने वाली व्यवस्था क्या कहलाती थी? द्वैध शासन। यानी दीवानी अलग और निजामत अलग, इसको कहते थे द्वैध शासन। दीवानी यानी राजस्व का मामला होता था और कंपनी के पास, और निजामत यानी कानून व्यवस्था होती थी। तो दोनों अलग अलग थी, तो इसको द्वैध शासन कहते थे। सहायक संधि में स्वतंत्र विदेश नीति का त्याग करने का क्या अर्थ था? राजा बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य राज्य से संधि नहीं कर सकता था। इससे भारतीय राज्यों का बाहरी संपर्क पूरी तरह कट गया था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने ही 22 मार्च 1793 को इसे लागू किया था। ब्रिटिश काल में चार्टर एक्ट 1813 का आर्थिक महत्व क्या था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकता था, चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके इसको अलग रखा था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर में।
मीर कासिम नवाब बनते ही राजधानी बदल ली थी और मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। वह अंग्रेजों के प्रभाव से दूर रहकर अपनी सेना को आधुनिक बनाना चाहता था। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखना, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। हमने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आरपीएससी में या यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर कभी न कभी आए हुए हैं। सहायक संधि के तहत अवध का विलय पूरी तरह नहीं, केवल संधि किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1801 में। 1801 में अवध ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, जबकि 1856 में इसका पूर्ण विलय हुआ था। रेतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण कितने वर्षों के अंतराल पर पुनरीक्षण हेतु रखा गया था, तो यह था 20-30 वर्ष तक। यानी रेतवाड़ी, जिसमें रेत यानी किसान को ही मुख्य माना जाता था, तो 20-30 वर्ष के लिए स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। ब्लैक होल घटना में जीवित बचे व्यक्तियों में से एक ने घटना का विवरण दिया था। ये कौन थे जो जीवित रह गए थे, होलवेल थे। जे.जेड. होलवेल ने 23 जीवित व्यक्तियों में से एक थे जो अकेले जीवित रहे थे। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना की शुरुआत किस दशक में हुई थी, ये 1850 के दशक में हुई थी। रेलवे के आगमन के साथ ही कोयला, सूती वस्त्र और जूट उद्योगों की नींव पड़ी थी। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसे डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं, डलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। लैप्स का अर्थ है अधिकार समाप्त हो जाना। बक्सर युद्ध में संयुक्त सेना को में शामिल कौन नहीं था, यानी बक्सर युद्ध में 3 शामिल थे। मीर कासिम भी था, शाह आलम द्वितीय भी था और शुजाउद्दौला भी था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर सही, हैदर अली, है ना। हैदर अली इसमें शामिल नहीं था। सहायक संधि के कारण भारतीय राज्यों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा था, सेना का खर्च बढ़ने से राज्य कर्ज में डूब गए थे। सूर्यास्त कानून का उल्लंघन करने पर क्या सजा दी जाती थी, जागीर या जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी। तो इससे पुराने जमींदारों का पतन हुआ, अनुपस्थित जमींदार वर्ग का उदय हुआ। धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में इसे आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। 1896 के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने माना कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण धन का विदेश जाना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पुलिस सुधार के तहत कौन सा पद सृजित किया था, एसपी का पद सृजित किया था। तो एसपी का पद सृजित भारत में किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। उसने जिले में शांति व्यवस्था हेतु पुलिस थानों की स्थापना की और एसपी का पद बनाया था। प्लासी के युद्ध के दौरान नवाब की तोपें बारिश में भीगने के कारण बेकार हो गई थी। इस घटना का लाभ किसने उठाया था, ब्रिटिश सेना ने उठाया था। ब्रिटिश सेना ने इसका फायदा उठाया और ब्रिटिश सेना का मुख्य था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों ने अपनी तोपों की तिरपाल से ढक दिया था, जिससे युद्ध का पलड़ा उनकी ओर झुके गया था, जबकि नवाब की जो तोपें थी वो बारिश में भीग गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, जिससे राजस्व जमा कराना होता था, लंबरदार कहा जाता था। मालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, लंबरदार कहता था। जो लंबरदार है वही राजस्व जमा कराता था। लंबरदार या ग्राम प्रधान पूरे महल की ओर से सरकार को लगान देता था। रेतवाड़ी व्यवस्था में सरकार और किसान के बीच पट्टा कितने समय के लिए होता था, ये 30 वर्ष के लिए होता था। रेतवाड़ी व्यवस्था में कितने समय के लिए पट्टा दिया जाता था, 30 वर्ष के लिए। 30 वर्ष बाद लगान की दर का पुनर्मूल्यांकन किया जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने के बाद किसी भी भारतीय राज्य को युद्ध करने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ती थी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल से। इससे राज्यों की सैन्य स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो गई। डलहौजी ने सिक्किम का विलय किस बहाने से किया था, 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का बहाना लेकर के
सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया था अंग्रेजों ने। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित होना और उत्तर भारत पर नियंत्रण होना। भू राजस्व व्यवस्थाओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण है मालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी। मालवाड़ी ये उत्तर भारत में अपनाया जाता था, स्थायी बंदोबस्त बंगाल या पूर्वी क्षेत्र में, और रेतवाड़ी ये मद्रास और दक्षिणी भारत में। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी हुगली की सहायक नदी है, किनारे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? ये सोरा, अफीम और सूती वस्त्र थी। बंगाल से निर्यात होने वाली 18वीं शताब्दी में सोरा, अफीम और सूती वस्त्र। डलहौजी के समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1854 में। जो PWD है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। इससे पहले सार्वजनिक निर्माण का कार्य मिलिट्री बोर्ड द्वारा किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त के कारण किस नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ था? अनुपस्थित जो जमींदार है, अब्सेंस जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनका आविर्भाव हुआ था। शहर में रहने वाले अमीर लोगों ने गांव में जमीनें खरीद ली और किसानों का शोषण बढ़ गया। सहायक संधि के तहत हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को कौन सा क्षेत्र दिया था? रायलसीमा का क्षेत्र दिया था। सेना के खर्च के बदले निजाम ने उपजाऊ जिले अंग्रेजों को सौंप दिए थे। बक्सर युद्ध के बाद मुगल सम्राट को वार्षिक पेंशन कितनी दी गई? 26 लाख रुपए। तो पेंशन भोगी बनाकर सम्राट को दिल्ली से हटाकर इलाहाबाद में रखा गया था। धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ रोकने के लिए भारतीय नेताओं ने क्या समाधान सुझाया था? भारतीय प्रशासन का भारतीयकरण और कम सैन्य व्यय। उनका मानना था कि यदि भारतीय अधिकारी होंगे तो वेतन और पेंशन भारत में ही रहेगी। घेरे की नीति, रिंग फेंस का विस्तार किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि के रूप में किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। घेरे की नीति किसकी है? लॉर्ड वेलेस्ली की, याद रखना। हेस्टिंग ने इसे शुरू किया, वेलेस्ली ने आक्रामक और व्यापक बना दिया। रेतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाले थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? ये 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। क्या थॉमस मुनरो क्या रेतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी? तो गवर्नर के रूप में इन्होंने इस व्यवस्था को पूरे मद्रास में फैला दिया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? 1758 में। 1758 में पहली बार बंगाल का विधिवत गवर्नर बना था। डलहौजी द्वारा झांसी का विलय करने पर रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश अधिकारी का विरोध किया था? सर ह्यूरोज का विरोध किया था। ये रीट 2017 में प्रश्न पूछा गया है। ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया और रानी की वीरता की प्रशंसा भी की थी। मालवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व की दर उपज का कितना हिस्सा निर्धारित की गई थी? शुरुआत में 80%, यानी लॉर्ड बेटी के समय इसे घटाकर 66% और बाद में 50% कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट में किया था? 1813 का चार्टर एक्ट में किया था। यह भारत में आधुनिक शिक्षा की दिशा में पहला सरकारी कदम था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम प्रमुख मराठा सरदार कौन था? होलकर था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम प्रमुख मराठा सरदार था होलकर। होलकर ने 1818 में मंदसौर की संधि के द्वारा इसे स्वीकार किया था। भारत में जमींदारी व्यवस्था का सबसे क्रूर रूप कहाँ देखा गया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्षेत्र में। बंगाल के किसानों को कानूनी रूप से जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। मीर कासिम युद्ध लड़ रहा था, लेकिन पद से हटाए जाने के कारण कागजी तौर पर जमीन मीर जाफर ही नवाब था। इस प्रकार मित्रों इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है वो थर्ड पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट भी जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।